हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 12 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम आपका एटम है अर्थात परमाणु है। आज के इस लेक्चर में आप लोग बोर के परमाणु मॉडल के बारे में समझेंगे, साथ में इनके कमियों के बारे में समझेंगे। लेकिन इसके पहले हमने आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूरा विधिवत कराया था, किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने अल्फा कणों को स्वर्ण पात्र पर बौछार कराया, अत्यंत पतले पन्नी पर, यानी स्वर्ण पात्र अर्थात सोने की पन्नी पर। देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाती हैं, है ना, कुछ अधिक कोण के साथ प्रकीर्णित हो जाती हैं, फैल जाती हैं, कुछ उसी मार्ग पर वापस आ जाती हैं। फिर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, मुख्य रूप से उन्होंने मॉडल में क्या दिया। उन्होंने ये बताया कि परमाणु के समस्त द्रव्यमान, यानी परमाणु का जो भी द्रव्यमान होगा और धनावेश, वो केंद्र पर होता है। मान के चलते उन्होंने कहा ये परमाणु है, थोड़ा समझें, क्योंकि उन्हीं के कमियों को दूर करते हुए हमारे जो बोर साहब आए 1911 में रदरफोर्ड द्वारा प्रयोग दिया गया, यानी परमाणु मॉडल के बारे में बताया गया। इसके बाद 1913 में नील्स बोर आए, ठीक है, नील्स बोर जिसे बोला जाता है, आप लोग नील बोर भी समझ सकते हैं, बोर का परमाणु मॉडल। उन्होंने उनकी कमियों को दूर किया। तो पहला कंडीशन ये था कि जो समस्त धनावेश या द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में रहता है। ये लो, इसे नाभिक कहा गया, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन उनका सबसे बड़ा दोष ये था कि उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से चला तो ये चारों ओर घूमते रहता है, कोई इसका निश्चित पाथ नहीं है। निश्चित पाथ के बारे में उन्होंने नहीं बताया, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इधर घूम रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इसके चारों ओर घूमता रहता है। खोखला जो भाग है, उन्होंने ये तो बताया था कि परमाणु के अंदर खोखला भाग भी है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन सीधे निकल जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बीच पे आपका धनावेश है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बताना गलती कर दी बच्चों, मतलब एक प्रकार से उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं खोखले भाग पर, लेकिन उसका कोई निश्चित मतलब कक्षा नहीं बताया उन्होंने। ये सबसे बड़ी दोष है उनकी। इसी के कारण उनके परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करना असंभव हो गया, उनकी दोष हो गई। परमाणु के विविध स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती, इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या उनके आधार पर नहीं की जा सकती है। समझ रहे हैं, कहने का मतलब यह था कि बीच में नाभिक है, बीच में क्या है, नाभिक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, कोई उसका निश्चित पाथ नहीं है। देखो, घूम रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, कोई इसका एक निश्चित पाथ नहीं है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन था, घूम रहा है, बस हो गया, ये बताया था उन्होंने। इसी के कमी को दूर करने के लिए बोर साहब आए। ये सब कहानी था 1911 का, 1911 का। तो कुछ हद तक तो ठीक था, उन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। थॉमसन साहब तो ये भी नहीं बताए थे, थॉमसन साहब तो बस बता दिए थे भाई पूरा एक गोलाकार भाग है धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान का, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे हैं, यही तो बताए थे ना थॉमसन साहब। ये गोलाकार परमाणु जो एक गोलाकार ठोस गोला है, समस्त द्रव्यमान या धनावेश से बना हुआ गोला है, बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे हैं। लेकिन रदरफोर्ड साहब भाई, उन्होंने ये बता दिया भाई कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन्होंने ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। फिर हमारे साहब जी आए, कौन, नील बोर साहब। 1913 की कहानी है, 1913 की कहानी है। उन्होंने कहा भाई साहब चलो नाभिक तो है, ये हम मान के चलते हैं, नाभिक तो है, ये तो ठीक है, ये तो हमारे रदरफोर्ड साहब ने बता दिए थे। उन्होंने कहा भाई इसके चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा पाई जाती है, ये जो पहला कक्षा है जिसे हम के नाम से जानते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा भाई साहब ये थोड़ा सा, ये पहला कक्षा हम यहां पे बनाते हैं, ये पहला कक्षा है। उन्होंने कहा ये जो नाभिक है इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा है, जो पहला बताया उसको के नाम दे दिया। फिर इसके बाद बोला दूसरा कक्षा भी है, दूसरा कक्षा भी है, ठीक है, दूसरा कक्षा भी है। फिर भाई कहा एक और कक्षा है, तीसरा कक्षा भी है, मतलब निश्चित ऊर्जा वाले कक्षा हैं। और इनको फिर बढ़िया नाम दे दिया, किसने, बोर ने। इसीलिए तो भैया ये प्रसिद्ध हो गए कि हाँ इनका मॉडल अब सुटेबल है। तो पहला कक्षा आपने समझा, ये आपका चौथा कक्षा है, कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पे समझिए, ये जो पहला कक्षा, रुको भाई पेन भी यार धोखा दे रहा है। ये जो पहला कक्षा उसे के बोला, फिर एल,
फिर ये m और इसको दे दिया n, जो आपका चौथा कक्षा है। मतलब यहां पर जो रदरफोर्ड ने ये बताना भूल गए कि एक निश्चित कक्षा पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, सबसे बड़ा जो फैक्ट था इसी को लेकर के डिफरेंस पाया गया। रदरफोर्ड ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये नहीं बता पाए भाई एक निश्चित ऊर्जा वाले कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कहा हाँ भैया घूमता है तो घूमता है, अब घूमता है तो हो सकता है एनर्जी इसका समाप्त हो जाए तो नाभिक में गिर जाए, हो सकता है ज्यादा एनर्जी तो बाहर चला जाए, ये कुछ भी व्याख्या नहीं कर पा रहे। इसलिए हमारे जो बोर्ड साहब आए उन्होंने बोला कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन के चारों ओर स्वीकृत वृत्ताकार पथ होता है, सॉरी नाभिक के चारों ओर, क्या बोल दिया यार, नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है जिसे कक्षा कहते हैं, और इन प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा संलग्न रहती है और इनको हम ऊर्जा कोष के नाम से जानते हैं, KLMN। ये तो सब कुछ बता दिए थे, ठीक है। ये आप 11th क्लास के फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, चैप्टर 2 में भाई उन्होंने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित ऊर्जा कोष में ही घूमता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर ही घूमते हैं, जिन्हें हम कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिन ऊर्जा कोष को हम KLMN के नाम से जानते हैं, ये उन्होंने बता दिया था। रियल में जो मॉडल है, अभी आप 12th क्लास में क्या क्या चीजें आप चीज यहां पर समझोगे, आप परेशान मत होना कि सर हम तो बड़े कंफ्यूज में हो गए, क्या लिखें क्या ना लिखें। तो जिस प्रकार से रदरफोर्ड ने यह बताया था कि धनावेश नाभिक में पाया जाता है, उसी प्रकार बोर ने भी अपने मॉडल में बताया कि समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक पर केंद्रित रहता है। ये तो पहला पॉइंट A to Z सेम रदरफोर्ड का ही है। उन्होंने अपने भाई मॉडल प्रस्तुत करेंगे तो पूरा तो व्याख्या करना पड़ेगा, ठीक है। और उन्होंने यह भी बताया भाई कि नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ होता है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा कोष कहते हैं, KLMN के नाम से जानते हैं, ठीक, ये चीज बोला। और उन्होंने यह भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो उसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, ना ही वृद्धि होती। सबसे बड़ी बात, एक निश्चित ऊर्जा के पथ पर जब वो घूम रहा है तो ना तो ऊर्जा का क्षय होता है ना, और ना ही उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित ऊर्जा होती है। यदि उनके स्तर में परिवर्तन भाई जंप करेगा तभी वो एनर्जी को लेगा या देगा। भाई हो सकता है निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाए या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आए। कहीं ना कहीं जब ये स्थानांतरित होगा तभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन होगी, या इलेक्ट्रॉन के जब द्वारा ऊर्जा दी जाएगी या ली जाएगी तभी यहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी कक्षा में घूम रहा है तो उसके ऊर्जा में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए। ये उनकी चीजें थी। फिर बताया कि भाई साहब एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, जैसे यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और नाभिक पे धनावेश है, इनके बीच वृत्तीय गति करने के लिए एक आवश्यक अभिकेंद्री बल मिल जाता है। 12th क्लास में आप अभी क्या क्या लिखना वो सब कुछ समझाऊंगा। अभी 11th क्लास का भी बीच बीच में चल रहा था। और आप लोग 11th क्लास में पढ़े भाई साहब कि जैसे जो भी कक्षा है वो एक निश्चित कक्षा या ऊर्जा स्तर कहलाएगा कब, जब उसके इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणज में होता है। जहां पर h क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है, पाई का मान तो आप सब 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कहीं ना कहीं उन्होंने ऊर्जा कोष की भी स्थिरता के बारे में बताया कि भाई हम तो कह रहे हैं कि चारों ओर वृत्ताकार पथ है, चारों ओर ऊर्जा कोष है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व भी कब होगा, जब उनके इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणज होगा। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणज होगा। मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो 1, 2 का गुणा कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, 3 के लिए कर देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा। कोणीय संवेग होता बच्चों MBR, क्या MBR, ये गुणक होगा h/2 पाई का, जहां आपका n क्या है, जहां आपका n हो सकता है 1, 2, 3, 4, ठीक है। मतलब किसी कक्षा का अस्तित्व कब व्यक्त होगा, जब उसके इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का समगुणक होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीजें हैं मैंने आपको बता ही दिया है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा या देगा
तभी वो अपने ऊर्जा स्तर में परिवर्तित होगा। यदि वो एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगी। भाई एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगी। यदि वो किसी से ऊर्जा ले रहा है तो फिर वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, और जब देता है तो फिर से मूल स्थिति पे आ जाता है। तो 12th क्लास में आपने ये जो KLMN वाला सिस्टम है उसको नहीं लिखना बच्चों। 12th क्लास के लिए थोड़ा अलग सिस्टम है। पहला आपको लिखना है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक पर केंद्रित रहता है। सन 1913 में रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया। दूसरे नंबर में लिखना है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य, नाभिक पे धनावेश है, लगने वाला जो आकर्षण बल है इलेक्ट्रॉनों को वृत्तिगत करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों सभी संभव कक्षाओं में नहीं अपितु एक विशिष्ट कक्षा में घूमते रहते हैं, एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। यही तो मेन कमी थी रदरफोर्ड की। उन्होंने बताया भैया सभी संभव बस घूम रहा है, बस उन्होंने बताया घूम रहा है, ये नहीं बता पाए एक विशिष्ट कक्षा है सभी की। और फिर उन्होंने ये भी बताया बोर ने कि स्थायी कक्षाएं वही होगी जिनमें किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो कक्षा स्थायी नहीं होगी। अगला नंबर, स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया है कि यदि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगी, ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगी। यदि वो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर रहा है, इसके मतलब यह हुआ कि वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर पर जा रहा है या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आ रहा है, तब ये कंडीशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 पॉइंट है। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा, और यही चीज आप 11th क्लास में भी पढ़े हैं। बस पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते जिसे हम कक्षा कहते हैं। फिर आपने लिखा उन कक्षाओं की एक निश्चित ऊर्जा होती है जिन कक्षाओं को हम KLMN के नाम से जानते हैं। फिर आपने कहा कि भाई घूम रहा है तो ऊर्जा ना तो क्षय होता है और ना ही उसमें वृद्धि होती है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होती। फिर आपने चौथे नंबर में देखा था कि जो किसी भी ऊर्जा जो कोश की बात करते हैं उसका अस्तित्व तब होता है जब मतलब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, और अगले नंबर में यही चीज बताया था भाई कि जब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता है तो उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, और ये जब वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दे देता है तो पुनः अपने मूल स्थिति पर वापस आ जाता है। ये चीज आपने सीखा। तो उम्मीद करता हूं यार इतने टाइम से मैं आपको समझा रहा हूं तो कुछ तो चीजें क्लियर हो गई होगी ना भाई। रदरफोर्ड का परमाणु में 2 लेक्चर कराया, रदरफोर्ड का प्रयोग अलग से, मॉडल अलग से। 2024 के लिए जो सेशन मैंने दिया था उसमें 2 मॉडल मैंने कराया है भैया, एक पूरा प्रयोग समझाया, एक परमाणु का मॉडल समझाया। तो ये चीजें हैं, आप लोग समझिए, लेकिन फिर भी इनके भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई। जैसे इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन आयनित, हीलियम, द्विआयनित, लिथियम आदि स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या की जा सकती थी। मतलब स्पेक्ट्रम की जब व्याख्या करने की बारी आई तो भाई जैसे मान लीजिए सोडियम परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो फिर ना तो रदरफोर्ड के आधार पर और ना तो बोर के परमाणु के आधार पर कर सकते हैं। मतलब कमियां दोनों में है, ऐसा नहीं है कि केवल एक में ही कमी है। तो कहीं ना कहीं इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले ही परमाणु, जैसे हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। जब हम हीलियम की बात कर देते हैं तो हीलियम में जब आयनित का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। ठीक है भाई, एक जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1+ दर्शा दिया +1 तो आपका एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं चला गया। लिथियम आपका 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन जब वो द्विआयनित हो जाएगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये चीजें हैं। और देखो इनकी कमियों में क्या था कि जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से किया जाता है तो पता चलता है कि इस प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखाएं पास पास स्थित कई रेखाओं से मिलकर बनी होती है। इस मॉडल द्वारा इन रेखाओं की उत्पत्ति का कारण नहीं बता पाया। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी भी परमाणु के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करते हैं तो पास पास कई रेखाओं का जो चिन्हित हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो इस मॉडल द्वारा प्रस्तुत नहीं हो पाया। कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता अधिक और कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता कम होती है। बोर के मॉडल द्वारा यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है। इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस मॉडल द्वारा प्राप्त रिडबर्ग नियतांक का मान प्रायोगिक मान से सदैव भिन्न होता है। ये कमियां हैं
बोर के। हालांकि उनका जो मॉडल है अभी भी बिल्कुल सही, हम जानते हैं जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यही बोलते हैं भैया पहले में 2 फिर 8 फिर 18 18 32 इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एक निश्चित ऊर्जा कोष होता है। ये बिल्कुल अभी वो जितना उनका नियम है ये फेल नहीं हुआ है, ये नाभिक पे धनावेश से ये अभी भी वही चल रहा है नियम। H/2 पाई का पूर्ण गुणा जो होता है वही चीज है। इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा लेता है तो उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, वही चीज है। और उनकी कई मतलब एक प्रकार से इनके मॉडल से बहुत सारी सीमाएं हैं, यानी कमियां हैं। जैसे डी ब्रॉगली का संबंध इनके आधार पर नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रॉगली तो आपने पढ़ ही लिया। ऐसे ही जीमन प्रभाव, तो मतलब कई सारे है ना इनके जो एक प्रकार से कहा जाए तो सीमाएं हैं या कमियों के बारे में बात करें तो इनकी कई सारे कमियां हैं। लेकिन फिलहाल बोर के परमाणु मॉडल से यदि प्रश्न बनता है तो यदि इतना तक यदि आपने सुना है तो उम्मीद करता हूं कि अब आपसे तो बन ही जाएगा। कभी कभार कमियों के बारे में पूछ दिया जाता है तो 2-3 कमी आप लोग है ना याद कर लेना। मेरे भाषा में लिखना कि यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम का स्पष्टीकरण कर पाता है, एक से अधिक का स्पष्टीकरण नहीं कर पाता। दूसरे नंबर में लिख लेना बच्चों कि जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन करते हैं तो स्पेक्ट्रम की रेखाएं पास पास स्थित कई रेखाओं के रूप में दिखाई देती जिसका स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाता है ना। और आप लिख लेना इस मॉडल से रिडबर्ग नियतांक का प्रायोगिक मान निर्धारण नहीं होता। 2-3 कमियां फिर भी आपसे बनना चाहिए। बाकी तो स्क्रीनशॉट हर बच्चा चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसका प्रॉपर रूप से नोट्स आपको नोट्स व्हाट्सएप में प्रोवाइड किए जाते हैं। जो बच्चा पहली बार हमारे चैनल पे आया होगा उसे पता नहीं नोट्स कैसे लेते हैं, तो नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट नंबर 9685299149। देखो ये चीटी आ गई, ठीक है, ये चीटी आ गई भाई, ये भी नोट्स लेने के लिए बोल रही है, ये लो इसके साथ छिड़काई नहीं जाओ। लेकिन आज मुझे ना एक चीटी 3 जगह काटी थी, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ये सब आते रहते हैं। जिसको नोट्स लेना है तो ले सकते हैं बच्चों। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जैसे इंस्टाग्राम पे है ना, टेलीग्राम पे, फेसबुक का भी ग्रुप बना हुआ है। हमारे ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप न्यू वर्जन जो आ चुका है। और जिसको प्रॉपर रूप से नोट्स है व्हाट्सएप में लेना है तो मात्र 100 रुपीज़ चार्ज लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता ही दिया हूँ शुरू में ही, 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके बच्चों नोट्स ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।